आज जिस तरीके से हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुस करके बर्बरता की है, छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दी गई है, उन्हें आग में जला दिया गया है, महिलाओं के साथ बलात्कार और फिर उन्हें मार देना, लोगों को उनके गाड़ियों में भून देना, फिर जला देना, ऐसी बर्बरता दुनिया ने संभवतः 21वीं सदी में यह ऐसी पहली बर्बरता है जिससे कि दुनिया इस हद तक इस बर्बरता से वाकिफ हुई है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब दुनिया में ऐसी बर्बरता हुई है, लेकिन 21वीं सदी में संभवतः यह सबसे बर्बर घटना मानी जाएगी। इस घटना के बाद से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब संभवतः इजरायल फिलिस्तीन संबंध निकट भविष्य में सुधार की ओर नहीं जा रहे हैं। संभवतः इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष अभी और बढ़ने वाले हैं। जब से हमास ने स्वयं को फिलिस्तीनी नेता के तौर पर स्थापित किया है, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित किया है, तब से इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष और भयानक स्थिति की ओर पहुंच गया है। लेकिन यह स्थिति हमेशा की ओर नहीं थी। कभी ऐसा भी क्षण आया था जब दुनिया को यह लगने लगा था कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष भी समाप्त हो सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस मुहिम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इतिहास इस सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं 14 अक्टूबर के इतिहास को। इतिहास में 14 अक्टूबर 1994 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाता है जब फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन इसके अध्यक्ष यासिर अराफात को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यासिर अराफात जो कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन अर्थात इजराइल के खिलाफ इजराइल को समाप्त करके वहां पर एक अरब फिलिस्तीनी राष्ट्र स्थापित करने के लिए जंग लड़ रहे थे, उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। क्यों इजराइल के विरोधी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। और इतना ही नहीं बल्कि यासिर अराफात ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसे किसी राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो यासिर अराफात ने ऐसा क्या किया था? इजराइल पर इनके बार बार लगातार इनके संगठन द्वारा हमले होते थे, बम्बार्डमेंट होती थी, बमों को अपहरण किया जाता था, विमानों को अपहरण किया जाता था, फिर भी इनको नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया? और साथ ही यूनाइटेड नेशन ने अपने नियमावली में परिवर्तन करते हुए बिना किसी राष्ट्र के अध्यक्ष होते हुए भी यासिर अराफात को क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया? दरअसल इसके पीछे का कारण था कि 1994 तक आते आते इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष काफी बदल गए थे। अगर हम इसकी झलकी देखें तो ये देखिए, ये यासिर अराफात हैं जो फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इनका उद्देश्य ही था, इनका टारगेट ही था इजराइल को समाप्त करना। और इनके साथ दो और लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि ये तत्कालीन इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और ये तत्कालीन इजराइल के विदेश मंत्री हैं। इसका मतलब है कि एक साथ इजराइल और फिलिस्तीन दोनों क्षेत्र के प्रमुखों को एक साथ 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यासिर अराफात के साथ साथ उनके सबसे बड़े दुश्मन देश इजराइल के तत्कालीन विदेश मंत्री ये सिमोन, जो बाद में वहां के राष्ट्रपति भी बने, इनको भी नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया? क्या 1990 के दशक में इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का अंत होने वाला था? और अगर ऐसा था तो आज तक इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? दुनिया को हमास जैसे आतंकी संगठन की बर्बरता को आज भी क्यों झेलना पड़ रहा है? ये प्रश्न आज भी चर्चा में है और इनका उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसका उत्तर जाने हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान को नहीं समझ सकते। दरअसल हुआ यूं था कि इजराइल के साथ 1948, उसके बाद 1956, फिर 1967 और 1973 के योम किप्पुर युद्ध लड़ने के बाद फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने यह समझ लिया था कि इजराइल को समाप्त करना संभव नहीं है।
इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को चेंज किया, अपने विचारों में परिवर्तन किया और इजराइल को समाप्त करने का विचार त्याग दिया। साथ ही उन्होंने वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी, इसको मिला करके एक अलग फिलिस्तीन देश की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। अर्थात उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीच वाले क्षेत्र में एक इजराइल देश रहेगा और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी को मिला करके एक अलग देश फिलिस्तीन बनाया जाएगा। इसका मतलब था कि उन्होंने अपने उद्देश्यों के साथ, जो पहले थे कि इजराइल को पूर्णतः समाप्त करना है, उसको चेंज करते हुए, उसमें सुधार करते हुए और यह स्वीकार कर लिया कि यहां पर दो देश बनाए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। उनके इस स्वीकार्यता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यासिर अराफात को अपना पक्ष रखने के लिए 1974 में आमंत्रित किया। 1974 में यासिर अराफात संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचे और वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में शांति की हिमायत की बात करते हुए कहा कि आज मैं अपने एक हाथ में शांति की प्रतीक जैतून, उसकी डाल और एक हाथ में स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लाया हूं। मेरे हाथों से जैतून की डाल गिरने मत देना। इसका मतलब था कि इन्होंने एक साथ ही दुनिया को यह संदेश दे दिया कि मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूं। लेकिन पहली बार ऐसा मौका था जब फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात शांति की बात कर रहे थे, सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे थे। यह बात दुनिया को बहुत अच्छी लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए यासिर अराफात के इस भाषण ने उनकी एक जो गुरिल्ला चरमपंथी के रूप में उनकी जो छवि थी उसको पूरा बदल दिया। और उसके एक साल बाद ही अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि अरब इजरायल शांति प्रक्रिया की तलाश में फिलिस्तीनी हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। और इसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका की पहल पर यूनाइटेड नेशन के निर्देशन में इजरायल फिलिस्तीन विवादों के समाधान के लिए प्रसिद्ध ओस्लो समझौता पर चर्चा प्रारंभ हो गई। यह एक ऐसा पल था जब दुनिया को यह लगने लगा 1993 ओस्लो समझौता, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के प्रतिनिधि मिले। ध्यान रखना है कि यह एक गुप्त वार्ता थी। दोनों देश के प्रतिनिधि यह नहीं चाहते थे कि इनके बारे में दुनिया में चर्चा हो और दुनिया में कोई चरमपंथी गतिविधि इनके वार्ता को डिरेल करे। इसीलिए नॉर्वे में ओस्लो में 1993 में इन दोनों प्रतिनिधियों के बीच गुप्त वार्ता हुई। सितंबर 1993 में यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन ने आपस में पत्राचार किया और उन्होंने इस पत्राचार के बाद एक औपचारिक रूप से यह निर्णय लिया कि हम दोनों आपस में इस मंच पर मिलते हैं और आगे वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। इस वार्ता के बाद से जब यहां पर दोनों देश के प्रतिनिधि मिले, ये आप लोगों को दिख रहे हैं, यासिर अराफात हैं और ये तत्कालीन वहां के विदेश मंत्री हैं। बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं जो दोनों को वार्ता के मेज पर लाने में सफल रहे। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जो फिलिस्तीन है या जो यासिर अराफात की पार्टी है वह इजराइल राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करेगी और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे देगी। साथ ही रॉबिन जो कि इजराइल के तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उन्होंने भी पीएलओ जो यासिर अराफात की पार्टी थी और यासिर अराफात को फिलिस्तीन के प्रमुख के रूप में मान्यता दे दिया। जब यह वार्ता आगे बढ़ रही थी तब 13 सितंबर 1993 को यासिर अराफात, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रॉबिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ये तीनों दोबारा वाशिंगटन डीसी शहर में मिले और वहां पर इजरायली पीएलओ वार्ता और आगे बढ़ी और वहीं पर दोनों देश के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे ओस्लो संधि कहा जाता है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। हालांकि ओस्लो में इस वार्ता की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे ओस्लो संधि कहा जाता है। इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी
ये यहां पर देख रहे हैं आप, ये यासिर अराफात हैं, ये बिल क्लिंटन है, और यहां पर जो इजरायली तत्कालीन विदेश मंत्री हैं वो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यह फैसला लिया गया कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र हैं उनको 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले भाग में फिलिस्तीनियों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित क्षेत्र, जिस पर कि यासिर अराफात का पूरा कब्जा रहेगा, जो कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का क्षेत्र था। ठीक है, दूसरा कि फिलिस्तीनी नागरिक प्राधिकरण क्षेत्र लेकिन इजरायली सैन्य नियंत्रण। इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिस पर कि फिलिस्तीन का अधिकार माना जाता था लेकिन वहां पर इजरायली सैनिकों का कब्जा था। तो यह इस ओस्लो एग्रीमेंट में फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया कि इजरायल अपने उन सैनिकों को जो कि फिलहाल फिलिस्तीनी भूमि पर हैं उनको धीरे धीरे वापस लेके आएगा। तो उस भूभाग को फिलिस्तीनी नागरिक प्राधिकरण क्षेत्र कहा गया, जहां से कि यह टाइमलाइन दिया गया कि अगले 5 सालों में इजरायल अपने सैनिकों को उस भूभाग से वापस लेकर के वापस निकाल लेगा। एक तीसरा क्षेत्र था जिस पर कि इजरायली नियंत्रण था। इजरायली नियंत्रण क्षेत्र जिसे आप समझ ही सकते हैं कि यह जो क्षेत्र था, यह जो बीच का क्षेत्र था, इस बीच के क्षेत्र पर इजरायली नियंत्रण था। यहां पर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया, लेकिन वेस्ट बैंक के ही कुछ क्षेत्रों में इजरायल की सेना अंदर तक थी। तो यह मान लिया गया कि अगले 5 सालों में इजरायल अपने सैनिकों को वहां से वापस निकाल लेगा। तो इस तरीके से संधि की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इस संधि में यह भी प्रावधान किया गया था कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाएगी और वहां के लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया जाएगा। यहां फिलिस्तीनी प्राधिकरण के इलेक्शन में जो कि 20 जनवरी 1996 को संपन्न हुआ, वहां पर यासिर अराफात को लगभग 80% से भी अधिक बहुमत के साथ फिलिस्तीनी जनता ने अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इस तरीके से अब पहली बार एक क्रांतिकारी संगठन से एक राष्ट्र के प्रमुख के रूप में यासिर अराफात सामने नेता बनकर के आ चुके थे। अब दुनिया को लगने लगा कि संभवतः वार्ता के मेज पर ये दोनों बार बार मिल रहे हैं, तो अब शायद शांति प्रक्रिया स्थापित हो जाएगी और इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जो कि दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया है, दोनों ने अपने क्षेत्र की सीमाओं का भी निर्धारण कर लिया है, और जिन बीच क्षेत्रों में, जिन संक्रमण क्षेत्रों में इजराइल के सैनिक हैं उनको 5 साल के अंदर हटाने की बात चल रही है, तो यह एक अस्थायी समाधान की प्रक्रिया बनेगी। और इसीलिए इस इजराइल शांति वार्ता के प्रमुख पैरोकार रहे यासिर अराफात को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शांति प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे होते हैं तो दुनिया के कुछ देशों को, या यूं कहें कि कुछ संगठन को, आप दुनिया में शांति पसंद नहीं होती है। वैसी ही एक घटना हुई और वह घटना थी 9/11 की घटना। अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला होता है और इसके बाद अमेरिका का पूरा रुख बदल जाता है। अब अमेरिका किसी भी आतंकी संगठन को छूट देने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं था। और ऐसे में उसी समय हमास जैसा एक संगठन जो कि 1987 में स्थापित हुआ, जो कि एक चरमपंथी आतंकी संगठन था, इस आतंकी संगठन जो कि यासिर अराफात के शांति समझौते का विरोधी भी था, हमास जो कि नहीं चाहता था कि इजरायल का अस्तित्व रहे, वह चाहता था कि पूरे इजरायल को समाप्त करके वहां पर सिर्फ अरब राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन का राज्य बना रहे। लेकिन इस फिलिस्तीन के राज्य बने रहने के लिए हमास ने अब यासिर अराफात से अलग होकर के और इजरायल पर पहले आत्मघाती हमले शुरू किए, और 2005 के बाद उनके पास मॉडर्न वेपन आने लगे और उन्हें इजरायल और लेबनान से सहयोग मिलने लगा और उन्होंने इजरायल पर लगातार बम्बार्डमेंट करना शुरू किया। और चूंकि 1911 9/11 की घटना के बाद, 2001 के 9/11 की घटना के बाद अमेरिका का भी ध्यान चरमपंथी संगठनों और इजरायल फिलिस्तीन विवाद से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के
और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आ गया था, तो इसलिए भी इस क्षेत्र में शांति प्रक्रिया जो थी वह थोड़ी चरमराने लगी। साथ ही हमास के लगातार हमले हो रहे थे इजराइल पर। इसके बाद इजराइल को भी यह लगने लगा कि अब संभवतः यासिर अराफात, जो फिलिस्तीनी आंदोलन के बड़े नेता थे, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे, इनकी भूमिका धीरे धीरे घट रही है और चरमपंथी आतंकी संगठन हमास की लोकप्रियता इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। संभवतः फिलिस्तीन क्षेत्रों में हमास की बढ़ती भूमिका ने यासिर अराफात के किए गए शांति के संबंध में सारे प्रयासों को धूमिल कर दिया। इजराइल को भी समझ में आ गया कि अब यासिर अराफात उतने प्रभावी नहीं हैं और इनको लेकर के जो फिलिस्तीनी जनता है, फिलिस्तीनी लोग हैं, उनका इनके प्रति जुड़ाव कम होकर के आतंकी संगठन हमास से उनकी लगाव में वृद्धि हो रही है। कुछ ही समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 2004-05 में, और उसके बाद फिर हमास ने स्वयं को लगभग स्थापित कर दिया और फिर वेस्ट बैंक में जो इनकी सरकार हुई करती थी वह धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और गाजा पट्टी से जब इलेक्शन हुए बाद में, तो गाजा पट्टी में इनकी बड़ी पराजय हुई और वहां पर हमास जैसे आतंकी संगठन की पूर्ण बहुमत के साथ विजय हुई। इससे स्पष्ट हो गया कि अब हमास न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि वेस्ट बैंक में भी काफी ताकतवर हो रहा है और अब इजराइल फिलिस्तीन वार्ता पुनः खड्डे में पड़ जाएगी। इस घटना ने यह दर्शा दिया, इस प्रयास ने भी यह दर्शा दिया कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान संभव था। टू नेशन का कंसेप्ट जो था वह दोनों के लिए एक्सेप्टेबल था और यही एकमात्र सॉल्यूशन भी था, जो कि संभवतः 1994 के बाद लगातार सुधरने की ओर जा रहा था। लेकिन सिर्फ हमास, इस एक आतंकी संगठन ने और इसके पीछे बैठे लेबनान और ईरान के कुछ तत्वों ने या सरकारों ने ऐसे भड़काया, ऐसे आग में घी डालने का काम किया कि आज हमास पुनः इजराइल के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए सरदर्द बन गया है। तो इस तरीके से हम यह भी आज जान पाए कि इतिहास में इजराइल फिलिस्तीन जैसा चरम विवाद यह भी समाधान की ओर जा सकता था, जिसे सिर्फ एक आतंकी संगठन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय तत्वों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए समाप्त कर दिया। आज इस बर्बरता से जो हम जूझ रहे हैं, इसका समाधान सिर्फ शांति वार्ता ही है और सिर्फ शांति वार्ता है, क्योंकि क्रांति करके भी, युद्ध करके भी यासिर अराफात ने यह देख लिया था कि इसका समाधान शांति से ही संभव है और अंततः शांति से ही समाधान दिख भी रहा था जब तक कि हमास की एंट्री नहीं हुई थी। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने इजराइल फिलिस्तीन विवाद में यासिर अराफात की भूमिका को जाना। अगले क्लास में फिर ऐसे ही किसी रोचक मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।